नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज इसरो यूआरएससी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फाइनल पार्ट कंप्लीट होने वाला है। इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम लिंक में डाल चुके हैं, तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक आर फिक्स्ड बाय। पावर ट्रांजिस्टर के साथ उष्मा अभिगम डैश द्वारा लगाया जाता है। ए वेल्डिंग, बी फास्टनिंग, सी बॉन्डिंग, डी टेपिंग। दोस्तों पावर ट्रांजिस्टर के हीट सिंक को लगाया जाता है स्क्रू और माइका वॉशर की मदद से। दोस्तों हम पावर ट्रांजिस्टर में वेल्डिंग का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं, ऑल्दो इसका ज्वाइंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट वेल्डिंग करते समय एक्सेसिव हीट जनरेट होगी जो पावर ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकती है। अगर हम किसी ग्लू से पावर ट्रांजिस्टर को जोड़ने की कोशिश करें तो ऑपरेशन के समय क्या होगा, पावर ट्रांजिस्टर एक्सेसिव हीट जनरेट करेगा, तो वो जो ग्लू लगा हुआ है वो टूट जाएगा। तो इसलिए हम एडेसिव बॉन्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों स्क्रू और माइका वॉशर का उपयोग पावर ट्रांजिस्टर में इसलिए करा जाता है क्योंकि उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन काफी अच्छा होता है, और माइका वॉशर और स्क्रू की थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्टनिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विशेष परिपथ जोड़ में AWG22 के बदले AWG80 तार का चयन किया जाता है। उसका कारण है कि इसमें डैश है। इन अ पर्टिकुलर सर्किट कनेक्शन AWG18 वायर इज सिलेक्टेड ओवर AWG22। द रीजन इज दैट इट इज हैविंग ए लेसर वेट, बी लेस थिकनेस, सी हायर रेजिस्टेंस एंड डी हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी। दोस्तों अगर हम AWG18 वायर को कंपेयर करें AWG22 वायर से, तो AWG18 वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू AWG22 ज्यादा होगी। AWG को बोला जाता है अमेरिकन वायर गेज, और ये एक स्टैंडर्ड है वायर के डायमीटर को मेजर करने का। और AWG के अकॉर्डिंग दोस्तों जितना लोअर गेज होगा उतनी ही वायर की थिकनेस ज्यादा होगी, यानी कि वायर उतना ही ज्यादा करंट को कैरी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मोटे तार में होता है ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी मदद से करंट ज्यादा कंडक्ट करेगा विदाउट एनी ओवरहीटिंग। सो इसीलिए दोस्तों AWG18 वायर ज्यादा थिकर होती है एज कम्पेयर टू AWG22 वायर, जिसकी वजह से AWG18 वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है, ESD का अर्थ डैश है। ESD स्टैंड फॉर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, बी इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिवाइस, सी इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिस्चार्ज एंड डी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। दोस्तों ESD को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। दोस्तों जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कुछ क्षण के लिए, एकदम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग PCB में घटक संयोजन के लिए किया जाता है। अ टिपिकल सोल्डर कंपोजिशन यूज्ड इन कंपोनेंट असेंबली टू PCB इज ए लेड एंड सिल्वर, बी लेड एंड कॉपर, सी लेड एंड जिंक एंड डी लेड एंड टिन। दोस्तों जो आमतौर पर हम सोल्डर कंपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेड और टिन का, जिसमें 60% टिन होता है और 40% लेड होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी उनका रेशियो भी पूछा जाता है, तो इसका रेशियो होता है दोस्तों 60/40। 60 क्या हो गया इसमें टिन हो गया, और 40 क्या हो गया इसमें लेड हो गया। और दोस्तों एक सोल्डरिंग एलिमेंट या एक सोल्डरिंग वायर में कुछ कंडीशंस मैच होनी चाहिए, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इसमें होनी चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड एंड टिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुरूपित लेपन का उपयोग PCB संयोजक में डैश के लिए किया जाता है। कन्फॉर्मल कोटिंग इज डन इन PCB असेंबली टू ए इंप्रूव स्ट्रेंथ, बी प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन, सी इंक्रीज विद स्टैंडिंग वोल्टेज एंड डी इंप्रूव एस्थेटिक लुक। दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं PCB में ताकि PCB को प्रोटेक्ट करा जा सके मॉइस्चर से और कंटेमिनेशन से। दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग एक बैरियर की तरह काम करती है अगेंस्ट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, डर्ट एंड अदर कंटेमिनेंट्स, जो कि एक PCB को डैमेज कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है? विच इज द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग? ए प्रोटॉन, बी एटम, सी न्यूट्रॉन एंड डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों गिवन ऑप्शंस में से जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है या सबसे हल्का पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। एटम दोस्तों बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होती है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एटम सबसे ज्यादा हैवी होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इन दोनों का मास सेम रहता है। इनका मास क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन न्यूटन की आउटर ऑर्बिट में पाए जाते हैं, और ये काफी ज्यादा हल्के होते हैं। इनका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 57 है, तांबे तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डैश ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर डिक्रीज व्हेन डैश इंक्रीजेस। ए लेंथ, बी टेम्परेचर, सी इंसुलेशन, डी डायमीटर। दोस्तों पहली बात हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई में लेंथ अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है, और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि R किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू एरिया। तो अगर एरिया बढ़ेगा वायर का तो उस केस में रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया कम होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने थिकनेस के ऊपर बात करी थी वायर की, कि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, वो था AWG 18 गेज का वायर, तो AWG 18 गेज की थिकनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू AWG 22। तो यहाँ पे थिकनेस का मतलब है एरिया से, तो उसकी थिकनेस ज्यादा हो गई तो उसमें करंट कैपेसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि उस टाइम रेजिस्टेंस कम हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, जब लेंथ बढ़ जाएगी वायर की, अगर हम डायमीटर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मेटल का टेम्परेचर और कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर जिसका टेम्परेचर और कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था इंसुलेशन। दोस्तों एक वायर में इंसुलेशन का पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को रोकना, और ये रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है वायर के। और लास्ट ऑप्शन है डायमीटर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, तो जैसे जैसे हम डायमीटर को इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे वायर की रेजिस्टिविटी गिरती रहेगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा? विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट? ए रेजिस्टेंस ओनली, बी इंडक्टेंस ओनली, सी कैपेसिटेंस ओनली, एंड डी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। दोस्तों इंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के चेंज को अपोज करता है। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, वो वोल्टेज को अपोज करता है, और इंडक्टेंस करंट को अपोज करता है। और दोस्तों रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को लिमिट करता है। हमने कैपेसिटेंस की ऑलरेडी बात कर ली थी। कैपेसिटर क्या करता है? वो वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। और दोस्तों इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस जब करंट इंडक्टर से पास करेगा तो ये सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज बनाएगा जो अपोज करेगा चेंज इन करंट। और ये कौन सा नियम दर्शाता है? ये लेंस लॉ का नियम दर्शाता है। तो दोस्तों लेंस लॉ के नियम के अकॉर्डिंग जो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज है जो कि करंट की वजह से उत्पन्न हुआ, वही सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज करंट को अपोज करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडक्टेंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 है, डायोड चिन्ह में तीर की दिशा डैश को सूचित करती है। द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, बी डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो, सी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो, डी डायरेक्शन ऑफ ईएम फील्ड जनरेटेड। दोस्तों डायोड में एरो का सिंबल दर्शाता है होल की फ्लो की डायरेक्शन को, यानी कि ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये करंट को कैरी करते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और दोस्तों होल फ्लो क्या है? ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की। और इसमें हम अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ऑल्दो ये मूव नहीं करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्योंकि कन्वेंशनली हमने ये मान लिया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं और वही करंट को कैरी करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 50 है, एफएम रेडियो की आवृत्ति पारस डैश है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो इज ए 555 किलोहर्ट्ज टू 1.6 मेगाहर्ट्ज, बी 2 किलोहर्ट्ज टू 4 किलोहर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, एंड डी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों हम सब ने तो एफएम रेडियो को काफी ज्यादा सुना है। तो एफएम रेडियो की एक जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो आती थी 102.4 मेगाहर्ट्ज। वो बोलते भी थे एफएम रेडियो 102.4 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आपको किसी को याद होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी तो आपको इसका आंसर ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे जो एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है वो होती है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट रेंज जो होती है वो होती है 540 से 1600 किलोहर्ट्ज की, और ये यूज होता है एएम ब्रॉडकास्ट के लिए। एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की होती है। टेलीविजन के लिए हम 54 से 72 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर मोबाइल के लिए हम यूज करते हैं 840 से 935 मेगाहर्ट्ज, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसमें हम 5 गीगाहर्ट्ज से लेके कई 100 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। कि बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही है कि सी बैंड शुरू हो जाते हैं 3.2 गीगाहर्ट्ज से, और हम केयू बैंड तक को अपलिंक करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 14.2 गीगाहर्ट्ज तक। तो हम इस रेंज में सिग्नल को ट्रांसमिट और सिग्नल को रिसीव करते हैं। बेसिकली रिसीव हम हमेशा कम रेंज में करते हैं, ट्रांस हमेशा ज्यादा रेंज में करते हैं। फिलहाल कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको वहां का एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 51 है, एसी परिपथ में पतित लोह को सदा डैश के लिए प्रयुक्त होता है। इन एसी सर्किट लैमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू ए रिड्यूस एडी करंट लॉस, बी इंक्रीज हीट रेडिएशन, सी मेक असेंबली चीपर एंड इजियर, एंड डी रिड्यूस सर्किट परमेबिलिटी। दोस्तों हम लैमिनेशन का उपयोग चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, केवल एक पर्पस के लिए करते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। जहाँ पे लैमिनेशन की बात आएगी वहाँ पे एडी करंट लॉस को कम करने की बात आएगी। एडी करंट क्या है? ये अनडिजायरेबल करंट होता है जो कि इंड्यूस होता है कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और दोस्तों इसी एडी करंट की वजह से काफी ज्यादा हीट लॉसेस हो जाते हैं और एनर्जी वेस्ट होती है। तो लैमिनेशन की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल कोर को मल्टीपल कोर्स में डिवाइड कर देते हैं या मल्टीपल थिन शीट में डिवाइड कर देते हैं कोर की, और वो सारी लेयर्स एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड रहती हैं, तो जिसकी वजह से कोर का एरिया कम हो जाता है
तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो एडी करंट का फ्लो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 52 है, टीवी के लिए प्रयुक्त समकक्षी केबल जिसकी डैश प्रतिबाधा होती है। द इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर टीवी, ए 75 ओम, बी 500 ओम, सी 300 ओम एंड डी 10 ओम। दोस्तों टीवी के लिए हम अधिकतर यूज करते हैं RG59 केबल और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 75 ओम की, और ये एक स्टैंडर्ड केबल होती है कोएक्सियल केबल जो हम टेलीविजन में आमतौर पर यूज करते हैं। तो इसको आप याद कर लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 ओम। क्वेश्चन नंबर 53 है, वास्तविक सारणी से गेट सूचित करें। आइडेंटिफाई द गेट फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, ए नॉर, बी नैंड, सी एक्सनॉर एंड डी एक्सऑर। दोस्तों ये हमें इनपुट दिया हुआ है, एक आउटपुट दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम ट्रुथ टेबल को देखें, जब हमारे दोनों इनपुट लो थे उस कंडीशन में इसका आउटपुट हाई था, और जब हमारे दोनों इनपुट हाई है उस कंडीशन में भी इसका आउटपुट हाई है। तो ये किससे दर्शाता है? ये दर्शाता है एक्सनॉर गेट को। एक्सनॉर गेट में केवल आउटपुट तभी प्रोड्यूस होगा जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सनॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? ए रैम, बी डी रैम, सी EPROM एंड डी कैच मेमोरी। दोस्तों रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, अगर हम अपने डिवाइस की पावर को स्विच ऑफ भी कर दे उस कंडीशन में भी ये डेटा को स्टोर करके रखेगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकती है अनटिल और अनलेस हम खुद से उस डेटा को डिलीट ना करें। और दोस्तों रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती है एक वोलेटाइल मेमोरी। तो उसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर स्विच ऑन है। जैसे हम पावर को स्विच ऑफ करते हैं तो इसका डेटा पूरा तरीके से इरेज हो जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा EEPROM या रोम। यहाँ पे रोम आ रहा है यानी कि रीड ओनली मेमोरी आ रहा है, वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और दोस्तों EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताप विद्युत युग्म डैश के लिए सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए सीबेक इफेक्ट, बी फैराडे लॉ, सी लेंज लॉ एंड डी गॉस लॉ। दोस्तों थर्मोकपल का प्रिंसिपल बेस होता है सीबेक इफेक्ट पर। और दोस्तों सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जब हम किसी दो डिसिमिलर मेटल को यानी कि दो अलग अलग तरह के मेटल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में क्रिएट होता है एक टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से उनके बीच में वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और दोस्तों ये वोल्टेज समानुपाती होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबेक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशिकी के प्रमुख लाभ डैश हैं। मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कोएक्सियल केबल इज ए इजी हैंडलिंग, बी लेस वेट एंड सी लो लॉस। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कम हानि का। फाइबर ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा कम हानि होती है। आजकल तो घरों में आपने जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर को लगाया हुआ होगा, और जिसके घर में भी ये जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर होगा आपने देखा होगा कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा कांस्टेंट रहती है। और दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम लाइट पल्स का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन अ फाइबर ऑप्टिक्स। और जब हम लाइट पल्स का यूज करते हैं तो उसमें काफी कम अटेन्यूएशन होता है। अटेन्यूएशन क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से सिग्नल लॉसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। कोएक्सियल केबल में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, और अगर हम कोएक्सियल केबल से लार्जर डिस्टेंस को या लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करें तो उस केस में सिग्नल लॉसेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लो लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित परिपथ ए और बीच के विभवांतर क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट? दोस्तों ये दो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, ये सीरीज में है तो इनको ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इक्वल्स टू 20 वोल्ट। और दोस्तों ये 6 वोल्ट और 6 वोल्ट पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, यानी कि वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? पैरेलल में 6 वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी है। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट और ये बचेगा 6 वोल्ट। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट विच इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध की सिरों पर प्रदर्शित तरंग कौन सी होगी? द वेव फ्रॉम अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। दोस्तों जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है यह है फुल ब्रिज रेक्टिफायर का फिगर। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ध्यान से देखना, करंट फ्लो करेगा डायोड D1 से, देन ये डायोड D3 से पास होते हुए चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे करंट इस डायरेक्शन में भी गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायोड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। करंट इस डायरेक्शन में भी गया, लेकिन यहाँ पे भी डायोड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायोड इस डायरेक्शन में जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, येलो से फ्लो करेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, D1 और D3 कंडक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड D4 कंडक्ट करेगा और डायोड D2 कंडक्ट करेगा। तो सेकेंड हाफ साइकिल में D4 और D2 डायोड कंडक्ट करेंगे। जैसे कि फिगर में आपको AC इनपुट की वेवफॉर्म दिखा रखी है, तो इसे ये कन्वर्ट कर देगा DC आउटपुट में, और ये होती है पल्सेटिंग DC आउटपुट। तो कौन सा फिगर मैच कर रहा है इसमें फिगर फर्स्ट मैच कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित अग्र और उत्क्रम व्यास अभिलक्षण वाली युक्ति को पहचाने। आइडेंटिफाई द डिवाइस हैविंग द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ए SCR, बी डायोड, सी जेनर डायोड एंड डी FET। दोस्तों जो फिगर दिया हुआ है वो है SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें एनोड, कैथोड और एक गेट होता है। और दोस्तों SCR को टर्न ऑन कैसे करा जाता है, इसको टर्न ऑन करने के लिए हम पॉजिटिव ट्रिगर पल्स का अप्लाई करते हैं बिटवीन गेट टर्मिनल। तो हमने SCR को यहाँ पे टर्न ऑन करा है, और दोस्तों जब एक बार SCR ऑन हो जाता है तो उस केस में वो करंट को कंटिन्यू कंडक्ट करता है, इवन दो अगर हम गेट सिग्नल को रिमूव भी कर दें तभी भी वो करंट को कंडक्ट करता रहेगा। और ये करंट तब तक कंडक्ट करेगा जब तक करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से ऊपर हो, और अगर करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से नीचे चली गई तो SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। और अगर हम वोल्टेज को रिवर्स कर दें, यानी एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कर दें, तो SCR फिर रिवर्स बायस मोड में काम करने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से स्मॉल लीकेज करंट SCR में फ्लो करता है। अगर हम रिवर्स वोल्टेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यू, तो इस केस में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा करंट SCR से फ्लो करने लग जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SCR। क्वेश्चन नंबर 60 है, परिपथ को पहचाने। आइडेंटिफाई द सर्किट, ए हाई पास फिल्टर, बी बैंड पास फिल्टर, सी लो पास फिल्टर एंड डी बैंड रिजेक्ट फिल्टर। दोस्तों जो हमें ये फिगर दिया हुआ है ये है RL लो पास फिल्टर का फिगर, क्योंकि दोस्तों इसमें लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को लगाया जाता है इनपुट सिग्नल के सीरीज में, और रेजिस्टेंस को इनपुट सिग्नल के पैरेलल में लगाया जाता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, वो होता है 2πfL। तो इसका मतलब ये हुआ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टेंस कम होगा। तो दोस्तों जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है, तो जिसकी वजह से सिग्नल इजिली पास कर जाते हैं विद मिनिमम अटेन्युएशन। और जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इंडक्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से इंडक्टर का इंपीडेंस बढ़ जाता है। तो उस केस में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास नहीं कर पाते हैं इंडक्टर से, और ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेजिस्ट कर देता है या अटेन्युएट कर देता है। तो इसीलिए ये जो फिगर है ये है RL लो पास फिल्टर का फिगर, क्योंकि दोस्तों ये केवल लो फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को अटेन्युएट कर देता है। तो दोस्तों आज के पूरे 60 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।